तेरी इतनी औकात कि तू पुलिस वाले को जुबान लड़ाएगा। इतना कहते ही शमशेर ने गुस्से में अपना एक पैर उठाया और राम काका की ठेला को जोर से लात मार दी। झटका इतना तेज था कि ठेले का एक पहिया टूट गया और पूरी ठेला गाड़ी पलट गई। एक ही पल में राम काका की हफ्तों की मेहनत सड़क पर बिखर गई। बाजार में रोड किनारे राम काका एक पुरानी सी ठेला गाड़ी पर घर के बने हुए शुद्ध हर्बल रंग, गुलाल और अपनी पत्नी के हाथों की बनी बेहद स्वादिष्ट गुजिया बेच रहे थे। राम काका कोई मामूली इंसान नहीं थे, बस वो दिखते बहुत साधारण थे। और जो उनके दो बच्चे थे, वो दोनों ही ऐसे पदों पर थे कि कोई भी बाप गर्व से सीना चौड़ा कर ले। उनका बड़ा बेटा विराट देश की सुरक्षा में तैनात एक होनहार कमांडो था, जो इस वक्त कश्मीर की बर्फीली वादियों में अपनी ड्यूटी कर रहा था। और उनकी छोटी बेटी अदिति तो उसी शहर की एएसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थी, जो पूरे शहर का पुलिस महकमा उसके एक इशारे पर खड़ा हो जाता था। जब भी बाजार का कोई पुराना जानने वाला काका से पूछता, अरे राम काका, आपकी बेटी इस शहर की सबसे बड़ी पुलिस अफसर है, बेटा फौज में है, फिर भी आप इस उम्र में ये ठेला क्यों लगाते हो? घर पर आराम क्यों नहीं करते? तो राम काका बस अपनी मीठी सी मुस्कान के साथ कहते, भैया, बच्चों ने तो अपनी मेहनत से अपना मुकाम पा लिया, मुझे उन पर बहुत गर्व है, लेकिन ये काम मेरी पहचान है। सालों से मैं होली पर खुद अपने हाथों से रंग बनाता हूं। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। और ये काम करके मुझे जो खुशी मिलती है ना, वो खाली घर में बैठकर कहाँ मिलेगी। राम काका ने अपने बच्चों को सख्त हिदायत दी थी कि वो बाजार में कभी उनके काम के बीच में अपना रुतबा ना दिखाएं। उन्हें सादगी से जीना पसंद था और वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें एसपी साहब का पिता समझकर फालतू की इज्जत दे या उनसे डरे। सब कुछ बहुत शांति से चल रहा था। तभी बाजार के उस हिस्से में अचानक सन्नाटा सा छा गया। लोगों की नजरें एक तरफ मुड़ गईं। एक बुलेट मोटरसाइकिल तेज आवाज करती हुई बाजार के बीचों बीच आकर रुकी। उस पर बैठा था इलाके के थाने का नया सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह। शमशेर सिंह के चेहरे पर एक अजीब सा घमंड था। उसकी मूंछें ऊपर की तरफ तनी हुई थीं और आंखों में ऐसा गुरूर जैसे वो पूरे शहर का मालिक हो। वो अपनी बुलेट से उतरा और अपनी कमर पर बंधी बेल्ट को खींचकर ठीक करते हुए दुकानों की तरफ बढ़ा। बाजार के छोटे दुकानदार उसे देखते ही सहम जाते थे। सबको पता था कि शमशेर सिंह बिना पैसे दिए सामान उठाने और हफ्ता वसूली करने में माहिर था। शमशेर भारी कदमों से चलता हुआ सीधा राम काका के ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। उसने ठेले को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना कुछ पूछे अपने मोटे हाथों से ठेले पर रखी गुजिया की एक बड़ी सी प्लेट में से एक गुजिया उठाई और सीधा अपने मुंह में डाल ली। राम काका ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, त्योहार का समय है, एक गुजिया खा ली तो क्या हुआ। शमशेर गुजिया चबाते हुए बोला, हम स्वाद तो ठीक ठाक ही है बुढ़े, चल एक काम कर, 2 किलो गुजिया पैक कर दे और वो लाल वाला गुलाल भी डाल देना 5 पैकेट। मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। राम काका ने अपने कांपते हाथों से जल्दी जल्दी गुजिया और गुलाल एक थैली में पैक कर दिया। उन्होंने थैली शमशेर की तरफ बढ़ाते हुए बहुत ही नरमी से कहा, साहब ये लीजिए, इसके 450 रुपए हुए। ये सुनते ही शमशेर के चेहरे का रंग बदल गया। उसने अपनी आधी खाई हुई गुजिया को जमीन पर थूक दिया और राम काका को घूरते हुए बोला, क्या बोला बे तू? पैसे? तू मुझसे पैसे मांगेगा? लगता है तू इस बाजार में नया है, या फिर तेरा दिमाग सठिया गया है। शमशेर सिंह इस इलाके में सामान खरीदता नहीं है, सिर्फ लेता है, समझा। राम काका थोड़े घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके हाथ जोड़ लिए। साहब, मैं ये दुकान को बहुत मेहनत से लगाया है। घर में मेरी पत्नी ने रात भर जाग कर ये गुजिया बनाई है। रंगों में भी बहुत मेहनत और पैसा लगता है। कम से कम लागत के पैसे ही दे दीजिए। त्योहार का दिन है, मेरी भी बोहनी खराब मत कीजिए। शमशेर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। तेरी इतनी औकात कि तू पुलिस वाले को जुबान लड़ाएगा। इतना कहते ही शमशेर ने गुस्से में अपना एक पैर उठाया और राम काका की ठेला को जोर से लात मार दी। झटका इतना तेज था कि ठेले का एक पहिया टूट गया और पूरी ठेला गाड़ी पलट गई। एक ही पल में राम काका की हफ्तों की मेहनत सड़क पर बिखर गई। लाल, हरा, पीला गुलाल नाली के गंदे पानी में मिल गया। सारी गुजिया मिट्टी में सन गई। राम काका हक्के बक्के रह गए। उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू भर आए।
वो कांपते हुए नीचे बैठे और मिट्टी में गिरी हुई गुजिया को अपने हाथों से उठाने की कोशिश करने लगे। उनका दिल टूट गया था। उनकी इज्जत और उनकी मेहनत दोनों को उस वर्दी वाले ने अपने जूतों तले रौंद दिया था। आसपास बहुत से लोग खड़े थे, सब तमाशा देख रहे थे। किसी के चेहरे पर अफसोस था तो कोई डर के मारे चुप था। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर उस गुंडे इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ सके। शमशेर ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा, राम काका को एक तिरस्कार भरी नजर से देखा और अपनी बुलेट चालू करके वहां से ऐसे निकल गया जैसे उसने कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया हो। राम काका बस जमीन पर बैठे बैठे सुबक रहे थे, लेकिन शमशेर को यह नहीं पता था कि सड़क पार एक चाय की दुकान पर खड़ा एक लड़का जिसका नाम रवि था, ये सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। रवि एक लोकल न्यूज पोर्टल के लिए काम करता था और राम काका को बहुत अच्छे से जानता था। रवि का खून खौल रहा था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद किया। उसे पता था कि राम काका का बेटा विराट फौज में है। रवि ने विराट का नंबर कहीं से निकाला हुआ था। बिना एक पल की देरी किए रवि ने वो वीडियो विराट के व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया और साथ में एक मैसेज लिखा। विराट भाई, देखो, आज अपने शहर की पुलिस ने काका के साथ बीच बाजार में क्या सुलूक किया है। हजारों किलोमीटर दूर कश्मीर के एक बंकर में कड़ाके की ठंड थी, बर्फ गिर रही थी। विराट अपनी राइफल साफ कर रहा था। वो एक सख्त कमांडो था जिसने बड़े बड़े आतंकियों को धूल चटाई थी। तभी उसके फोन की स्क्रीन रोशन हुई। व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से वीडियो आया था। विराट ने फोन उठाया और वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, विराट की आंखें लाल होने लगी जब उसने देखा कि उस इंस्पेक्टर ने उसके बूढ़े बाप के ठेले को लात मारी है। तो विराट के हाथ में पकड़ी राइफल जोर से दब गई वीडियो कि आखिर में जब उसने अपने पिता को सड़क पर गिरी हुई गुजिया उठाते और रोते हुए देखा तो उस सख्त कमांडो की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसके सीने में जैसे आग लग गई। उसका अपना बाप, जिसने उसे पढ़ा लिखाकर एक अफसर बनाया, आज सड़क पर एक मामूली इंस्पेक्टर के सामने बेबस रो रहा था। विराट का मन किया कि वो अभी इसी वक्त वहां से उड़े, उस इंस्पेक्टर को बीच चौराहे पर खड़ा करे और उसकी वर्दी नोच ले। विराट का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसने तुरंत अपनी बहन अदिति एसपी को कॉल लगाया। अदिति उस वक्त अपने ऑफिस में शहर के बड़े अफसरों के साथ होली की सुरक्षा व्यवस्था पर मीटिंग कर रही थी। उसने देखा कि भैया का फोन है तो उसने मीटिंग बीच में ही रोक दी और बाहर आकर फोन उठाया। हाँ भैया, कहो, सब ठीक तो है ना बॉर्डर पर? अदिति ने प्यार से पूछा। विराट ने बोला, अदिति, कुछ भी ठीक नहीं है। विराट की आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि अदिति अपनी जगह पर सुन्न रह गई। मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, अभी देख उसे। इसी वक्त अदिति ने फोन कान से हटाया और व्हाट्सएप खोला। जब अदिति ने वो वीडियो देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके हाथों से फोन छूटते छूटते बचा। उसकी वही आंखें जो बड़े बड़े मुजरिमों को देखकर नहीं झपकती थीं, आज आंसुओं से भर गईं। वीडियो खत्म होते ही अदिति ने फोन कान पर लगाया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। विराट उधर से चीखा, देख लिया तूने, हम दोनों भाई बहन क्या कर रहे हैं। मैं यहां देश की रक्षा कर रहा हूं और तू उस शहर की मालकिन बनकर बैठी है और हमारे बाप की इज्जत उसी शहर की सड़क पर नीलाम हो रही है। लानत है हम दोनों की इस वर्दी पर। मैं अभी छुट्टी डाल रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं उस इंस्पेक्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अदिति ने अपनी आंखें बंद की। एक आंसू उसकी गाल से होता हुआ नीचे गिरा। उसने खुद को संभाला। वो एक बेटी जरूर थी, लेकिन एक आईपीएस अफसर भी थी। उसे जज्बातों में बहकर कोई बेवकूफी नहीं करनी थी। आदिति ने अपनी आवाज को बहुत सख्त और स्थिर करते हुए कहा, भैया आप शांत हो जाइए, आप बॉर्डर पर हैं, वहीं रहिए। आपको कानून हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। विराट का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वह बोला, शांत हो जाऊं? तूने देखा नहीं उस कमीने ने बाबूजी के साथ क्या किया? अदिति की आवाज अब एकदम ठंडी और खतरनाक हो गई थी। देखा है मैंने। भैया ये मेरा शहर है। भैया मेरे शहर में मेरे पिता का अपमान करने वाले को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर पुलिस की वर्दी देखने से भी डरेगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए, ये लड़ाई मैं अपने तरीके से लड़ूंगी। विराट कुछ देर चुप रहा। वो अपनी बहन को जानता था। वो समझ गया कि अदिति ने कुछ ठान लिया है। फिर बोला, ठीक है, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। अदिति, बाबूजी के आंसुओं का एक एक हिसाब चाहिए। अदिति बोली,
मिलेगा भैया, पूरा हिसाब मिलेगा। यह कहकर अदिति ने फोन काट दिया। उसने अपने आंसुओं को पोंछा, चेहरे पर थोड़ा पानी डाला और वापस अपने केबिन में गई। अदिति ने अपने सामने बैठे अफसरों से कहा, मीटिंग खत्म, अब आप सब जा सकते हैं। सारे अफसर चुपचाप वहां से चले गए। अदिति जानती थी कि अगर वो एसएसपी की वर्दी में पूरे लाव लश्कर के साथ उस बाजार में गई तो शमशेर सिंह और पूरा पुलिस स्टेशन उसके पैरों में गिरकर माफी मांग लेगा। बात वहीं दब जाएगी। उसे शमशेर को रंगे हाथों पकड़ना था, उसका वो गुरूर तोड़ना था जो वो आम जनता पर दिखाता था। आदित्य ने अपनी पुलिस की वर्दी उतारी। उसने एक बहुत ही साधारण सा सूती सलवार कमीज पहना, चेहरे पर एक दुपट्टा लपेटा जिससे उसे कोई पहचान ना सके, और उसने अपना पर्सनल फोन लिया और ऑफिस के पिछले दरवाजे से निकलकर एक ऑटो पकड़ा। आदित्य ने ऑटो वाले से कहा, चौक बाजार चलो भैया। बाजार में अभी भी लोग राम काका के बिखरे हुए ठेले के बारे में कानाफूसी कर रहे थे। राम काका अपना ठेला समेटकर भारी मन से घर जा चुके थे। अदिति ऑटो से उतरी और सीधा उसी जगह पहुंची जहां उसके पिता का अपमान हुआ था। सड़क पर अभी भी लाल गुलाल और कुचली हुई गुजिया के निशान थे। अदिति ने नीचे झुककर थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथ में उठाई। उसका दिल अंदर से रो रहा था, लेकिन बाहर से वो एकदम शांत थी। तभी उसे बाजार के दूसरे कोने से शमशेर सिंह की बुलेट की आवाज सुनाई दी। शमशेर वापस आ गया था। इस बार वो एक कपड़े की दुकान के सामने खड़ा था और दुकानदार को धमका रहा था, देख सेठ, होली है, मुझे 20,000 का चंदा चाहिए। अगर नहीं दिया तो तेरी दुकान में ताला लगवा दूंगा, तेरे लड़के को जुए के केस में अंदर कर दूंगा, समझ गया। सेठ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। अदिति धीरे धीरे उस दुकान की तरफ बढ़ रही। सेठ रोने लगा और बोला, अरे साहब, इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगा, धंधा वैसे ही मंदा है। शमशेर ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे अभी पैसे चाहिए। सेठ का कॉलर पकड़ लिया। तभी पीछे से एक कड़क और ठंडी आवाज आई, हाथ छोड़ो उसका। शमशेर ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। एक साधारण सी दिखने वाली लड़की जिसने चेहरे पर दुपट्टा लपेटा हुआ था उसके सामने खड़ी थी। शमशेर जोर से हंसा। क्या बोली तू? ए लड़की, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है? जानती है मैं कौन हूं? अदिति ने आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूं। तुम वही हो ना जिसने अभी कुछ देर पहले एक गरीब बुजुर्ग का ठेला पलट दिया था, और अब तुम इस दुकानदार से हफ्ता वसूल रहे हो। शमशेर को गुस्सा आ गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू शमशेर सिंह से सवाल करे? चल निकल यहां से, वरना महिलाओं के धंधे वाले केस में ऐसा फंसाऊंगा कि जिंदगी भर जेल में सड़ेगी। आदित्य की आंखों में अब आग थी। दुपट्टा चेहरे से हटाया। केस तो दर्ज होगा शमशेर सिंह, लेकिन मेरे खिलाफ नहीं, तुम्हारे खिलाफ। जैसे ही दुपट्टा हटा, शमशेर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वो उस चेहरे को बहुत अच्छे से पहचानता था। शहर के हर पुलिस स्टेशन में इस चेहरे की तस्वीर लगी थी। वो कोई और नहीं बल्कि जिले की एएसपी अदिति सिंह थी। शमशेर के हाथ पैर कांपने लगे। उसका सारा नशा, सारा घमंड एक ही सेकंड में चूर चूर हो गया। मैडम, मैडम, आप, शमशेर हकलाने लगा। वो तुरंत पीछे हटा और सैल्यूट करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। आदित्य ने अपनी पैंट की जेब से फोन निकाला और अपने डीएसपी को कॉल किया। बोली, संजय, मैं चौक बाजार में हूं। 5 मिनट के अंदर मुझे यहां पूरी फोर्स चाहिए। बस 5 मिनट के अंदर ही हूटर बजाती हुई पुलिस की 4 गाड़ियां बाजार में आकर रुकी। भारी फोर्स ने पूरे बाजार को घेर लिया। लोग हैरान थे कि आखिर ये साधारण सी लड़की कौन है जिसके एक फोन पर इतनी पुलिस आ गई। डीएसपी भागता हुआ आया और उसने आदित्य को सैल्यूट किया। यस मैम। आदित्य ने शमशेर की तरफ उंगली दिखाई। संजय, इस आदमी ने पुलिस की वर्दी को कलंकित किया है। इसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके आम जनता को लूटा है और एक बुजुर्ग का अपमान किया है। सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह, यू आर सस्पेंडेड। शमशेर गिड़गिड़ाते हुए आदित्य के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैडम, मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। अदिति पीछे हटी और कड़क आवाज में बोली, जब तुम उस गरीब आदमी का ठेला पलट रहे थे तब तुम्हें उसके परिवार का ख्याल नहीं आया, और जब तुम इस दुकानदार से पैसे छीन रहे थे तब तुम्हें अपनी वर्दी की इज्जत याद नहीं आई। वर्दी लोगों की रक्षा के लिए होती है, शमशेर उन्हें डराने के लिए नहीं। अदिति ने डीएसपी की तरफ देखा। संजय, इसकी बेल्ट और टोपी यहीं इसी बाजार में सबके सामने उतरवाओ और इसे गिरफ्तार करके थाने ले जाओ।
मैं इसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाऊंगी। पूरे बाजार के सामने शमशेर सिंह की बेल्ट और टोपी उतारी गई। जो आदमी कुछ देर पहले शेर बना हुआ था, वो अब भीगी बिल्ली की तरह रो रहा था। बाजार के लोग तालियां बजाने लगे। सबको लगा कि आज सच में न्याय हुआ है। अदिति ने एक लंबी सांस ली। उसने अपने पिता के अपमान का पहला बदला ले लिया था। लेकिन अदिति यह नहीं जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। शमशेर कोई आम इंस्पेक्टर नहीं था। उसके सिर पर इस शहर के सबसे खतरनाक और भ्रष्ट नेता विधायक ठाकुर बलवंत का हाथ था। बलवंत वो इंसान था जो अपनी जिद के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और जब बलवंत को पता चला कि शहर की नई एसपी ने उसके खास आदमी को बीच बाजार में जलील करके सस्पेंड कर दिया है, तो उसका ईगो हर्ट हो गया। बलवंत ने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, उस एसपी ने मेरे आदमी को सड़क पर बेइज्जत किया है ना, अब मैं उसे ऐसा दर्द दूंगा कि वो जिंदगी भर तड़पेगी। पता करो कि वो बुढ़ा कौन था जिसके लिए मैडम इतनी पागल हो गई। मैं मैडम के ही घर में आग लगाऊंगा। खेल तो अब असली शुरू होने वाला था। जब बलवंत के गुंडों ने जानकारी निकाली तो बलवंत जोर से हंसा। अरे वाह, तो वो बुढ़ा ठेले वाला मैडम एसपी का बाप है। बलवंत ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, मैडम ने मेरे आदमी की वर्दी उतारी है ना, अब मैं उनके बाप को ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि मैडम जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। होली का मजा तो अब आएगा। होलिका दहन की सुबह थी। राम काका अपने घर के बाहर बने एक छोटे से गोदाम में हर्बल गुलाल के पैकेट रख रहे थे। उनका मन अभी भी कल की घटना से उदास था, लेकिन त्योहार तो मनाना ही था। तभी अचानक पुलिस की 3 गाड़ियां उनके घर के बाहर आकर रुकीं। उनमें वो पुलिस वाले थे जो अंदर ही अंदर बलवंत के लिए काम करते थे। एक इंस्पेक्टर ने गाड़ी से उतरते ही चिल्लाकर कहा, यही है वो बुढ़ा, तलाशी लो इसके गोदाम की। राम काका घबरा गए। क्या बात है साहब, आप मेरे घर में ऐसे कैसे घुस सकते हैं? एक सिपाही ने राम काका को धक्का दिया। पुलिस वाले गोदाम में घुसे और कुछ ही देर में गुलाल की बोरियों के पीछे से लकड़ी की 3 बड़ी बड़ी पेटियां निकाल लाए। जब पेटियां खोली गईं तो उनमें कच्ची और जहरीली शराब की बोतलें भरी हुई थीं। राम काका के पैरों तले जमीन खिसक गई। साहब, भगवान की कसम, ये मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ रंग और गुजिया बेचता हूं। किसी ने मुझे फंसाया है, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। बलवंत ने पहले ही वहां लोकल मीडिया और कैमरों वालों को बुला लिया था। कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। राम काका को जबरदस्ती घसीटते हुए पुलिस की जीप में बैठा दिया गया। कुछ ही मिनटों में टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। बड़ा खुलासा, शहर की एसपी अदिति सिंह के पिता राम काका जहरीली शराब बेचने के जुर्म में गिरफ्तार। त्योहार पर बांट रहे थे मौत का सामान। अदिति अपने ऑफिस में काम कर रही थी जब डीएसपी संजय भागता हुआ अंदर आया और टीवी चालू किया। टीवी स्क्रीन पर अपने सीधे सादे पिता को हथकड़ियों में रोते हुए देखकर अदिति का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। एक पल के लिए उसका मन किया कि वो अपनी गाड़ी निकाले, उस थाने में जाए और उन पुलिस वालों को गोली मार दे जिन्होंने उसके बाबूजी को हाथ लगाया। तभी उसके फोन पर उसके भाई विराट कमांडो का फोन आया। विराट गुस्से से पागल हो रहा था। अदिति, ये सब क्या है? तू वहां बैठकर तमाशा देख रही है और हमारे बाबूजी को उन कुत्तों ने जेल में डाल दिया। मैं अभी आ रहा हूं। मैं उस विधायक बलवंत और उन पुलिस वालों को जिंदा गाड़ दूंगा। विराट फोन पर चिल्ला रहा था। अदिति रोते हुए बोली, भैया शांत हो जाओ, ये बलवंत की चाल है। अगर मैंने अभी अपनी इस शक्ति की पावर का इस्तेमाल करके बाबूजी को छुड़ा लिया तो पूरा शहर कहेगा कि मैंने अपने मुजरिम बाप को बचा लिया। उन पर लगा ये दाग कभी नहीं धुलेगा। मैं उन्हें ऐसे बाहर नहीं निकालूंगी। मैं उन्हें बाइज्जत बरी करवाऊंगी। विराट अपनी बहन का दर्द समझ गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन बाबूजी को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। अदिति ने अपने आंसू पोंछे। अब रोने का नहीं, लड़ने का वक्त था। वो एक बेटी के रूप में नहीं, बल्कि इस शहर की सबसे तेज पुलिस अफसर के रूप में खड़ी हुई। अदिति जानती थी कि मीडिया और बलवंत यही चाहते हैं कि वो भड़क कर कोई गलती करे, लेकिन अदिति ने बहुत ही समझदारी से काम लिया। उसने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सारे पत्रकार वहां मौजूद थे। अदिति ने माइक पकड़ा और बहुत ही शांत आवाज में कहा, मैं जानती हूं कि आप सबके मन में क्या सवाल है। मेरे पिता पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन एक पुलिस अफसर के लिए कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक आम आदमी हो या एसपी का पिता।
इसलिए मैं निष्पक्ष जांच के लिए खुद को इस केस से अलग करती हूँ। इस केस की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा। यह खबर सुनकर बलवंत हैरान रह गया। उसे लगा था अदिति पुलिस स्टेशन जाकर हंगामा करेगी और सस्पेंड हो जाएगी, लेकिन अदिति ने तो खुद ही केस छोड़ दिया था। बलवंत को लगा कि वो जीत गया है, लेकिन अदिति चुप बैठने वाली नहीं थी। उसने सिविल ड्रेस पहनी और चुपचाप उसी चाय वाले लड़के रवि से मिलने गई जिसने पहला वीडियो बनाया था। रवि, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बाबूजी को फंसाया गया है, अदिति ने कहा। रवि ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। दीदी, आप हुक्म करो। राम काका मेरे भी पिता जैसे हैं, उनके लिए मैं कुछ भी करूंगा। अदिति ने रवि और उसके कुछ दोस्तों को काम पर लगा दिया। उनका काम था राम काका के घर के आसपास के उन रास्तों के सीसीटीवी फुटेज निकालना जो पुलिस की नजर में नहीं थे। पूरी रात आदित्य और रवि कंप्यूटर के सामने बैठे फुटेज खंगालते रहे और आखिरकार मेहनत रंग लाई। एक प्राइवेट बैंक के बाहर लगे कैमरे में रात के 2 बजे एक महिंद्रा बोलेरो गाड़ी आती हुई दिखी। उसमें से बलवंत का सबसे खास गुंडा रंगा और सस्पेंड हो चुका शमशेर सिंह उतरे। उनके हाथों में वही लकड़ी की पेटियां थीं। वीडियो में साफ दिख रहा था कि उन्होंने राम काका के गोदाम का ताला तोड़ा और पेटियां अंदर रख दी। इतना ही नहीं, अदिति ने डीएसपी संजय की मदद से गुंडे रंगा का फोन सर्विलांस पर रखा हुआ था। उसी रात रंगा और बलवंत की कॉल रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्डिंग में बलवंत हंसते हुए कह रहा था, शाबाश रंगा, शराब की पेटियां रख दी ना। कल सुबह पुलिस भेजकर उस बुढ़े को उठवा लेना। मैडम एएसपी को उसकी औकात याद दिला देंगे। अब अदिति के पास सारे पक्के सबूत मिल चुके थे। अगली सुबह होली का दिन था। बलवंत अपने बड़े से बंगले के लॉन में अपने गुंडों और कुछ नेताओं के साथ शराब पी रहा था और जमकर रंग खेल रहा था। ढोल बज रहे थे। बलवंत बहुत खुश था कि उसने शहर की एएसपी को हरा दिया है। तभी अचानक बंगले के बाहर जोरदार ब्रेक लगने की आवाजें आईं। धड़ाधड़ पुलिस की 5 गाड़ियां वहां आकर रुकीं। लॉन का बड़ा सा गेट खुला और पुलिस की पूरी वर्दी पहने, आंखों पर काला चश्मा लगाए एसपी अदिति सिंह अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे हथियारों से लैस भारी पुलिस फोर्स थी। गाने बजाने की आवाज अचानक बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। बलवंत ने अपने हाथ में पकड़ा रंग नीचे फेंका और अपनी झूठी अकड़ दिखाते हुए बोला, अरे एसपी साहिबा, होली मुबारक हो। यहां कैसे आना हुआ? आपके पिता तो लॉकअप में बैठकर होली मना रहे हैं ना? अदिति के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने अपना फोन निकाला और वो सीसीटीवी वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। बलवंत की अपनी ही आवाज स्पीकर पर गूंजने लगी, शाबाश रंगा, शराब की पेटियां रख दी ना। बलवंत का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके हाथ से शराब का गिलास छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसके गुंडे भागने लगे, लेकिन पुलिस ने सबको चारों तरफ से घेर लिया। शमशेर सिंह भी वहीं छुपा हुआ था। पुलिस ने उसे भी कॉलर से पकड़कर बाहर खींच लिया। तुम्हें क्या लगा बलवंत? अदिति तेज आवाज में बोली, कि तुम एक ईमानदार आदमी को फंसा दोगे और मैं चुप बैठूंगी? तुमने मेरी वर्दी का गुरूर तोड़ा था ना, अब मैं तुम्हारी इस झूठी ताकत का गुरूर तोड़ूंगी। अदिति ने डीएसपी संजय की तरफ देखा। हथकड़ी लगाओ इस गुंडे को और इसके सारे आदमियों को गाड़ियों में ठूंसो। बलवंत जो कल तक शहर का राजा बना बैठा था, आज सबके सामने मुंह झुकाए हथकड़ियों में खड़ा था। दोपहर तक राम काका को पूरे सम्मान के साथ जेल से रिहा कर दिया गया। जब वो पुलिस स्टेशन के बाहर आए तो अदिति सादे कपड़ों में उनका इंतजार कर रही थी। राम काका अपनी बेटी को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। अदिति दौड़कर गई और अपने पिता के गले लग गई। मैंने कहा था ना बाबूजी, मैं आपके सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दूंगी, अदिति ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा। तभी पीछे से किसी ने कहा, अरे मुझे भूल गए क्या? दोनों ने मुड़कर देखा। विराट अपनी आर्मी की वर्दी पहने एक बड़ा सा बैग लिए खड़ा था। वो सीधा कश्मीर से आ रहा था। राम काका ने दौड़कर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उस दिन राम काका के छोटे से घर के आंगन में असली होली खेली गई। विराट ने अपने पिता के चेहरे पर लाल गुलाल लगाया और अदिति ने उन्हें अपने हाथ से बनी गुजिया खिलाई। पूरे बाजार के लोग राम काका को बधाई देने आए। सबको पता चल गया था कि सच्चाई और ईमानदारी के आगे बड़े से बड़ा गुंडा भी नहीं टिक सकता। राम काका आज बहुत खुश थे। उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने जो संस्कार अपने बच्चों को दिए थे, उन्होंने ना सिर्फ देश की
बल्कि एक पिता की इज्जत की भी पूरी रक्षा की थी। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको आदित्य और इसका बड़ा भाई विराट का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। लाने लगे। उसी अंधेपन का फायदा उठाकर की ऐसी तकनीक दिखाई कि कुछ ही सेकंडों में 20 पुलिस वाले जमीन पर पड़े सीने पर जड़ी, जिससे वह अपनी ही जीप के बोनट पर जा गिरा। तुम्हें वर्दी की कद्र नहीं है इंस्पेक्टर, तो तुम्हें यह पहनने का हक भी नहीं है। मीरा ने दिग्विजय का हाथ मरो। हाईवे की दूसरी तरफ से एक काली मर्सिडीज गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरे इलाके के एसएसपी सूर्यवंशी, एक ईमानदार और कड़क अफसर। जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। दिग्विजय और बलराज को हथकड़ियां पहनाई जाने लगी, लेकिन तभी दिग्विजय, जिसका हाथ टूटा हुआ था, दर्द विजय का कॉलर पकड़ा। क्या मतलब है तेरा? दिग्विजय की आंखों में शैतानी चमक थी। मेरा काम सिर्फ आपको यहां 15 मिनट तक और देश का सौदा हो गया। कर्नल विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत मेजर समर की ओर देखा। मेजर, चौपर में बैठो। अभी बजकर 40 मिनट रात के सन्नाटे को चीरते हुए रुद्र हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट अब बॉर्डर के जंगलों के ऊपर गूंज रही थी। कर्नल दिग्विजय का वो शैतानी अट्टहास कर्नल के कानों में अब भी गूंज रहा था। सर, गेट नंबर 3 यहां से सिर्फ 2 किमी, एक कच्ची पगडंडी जो सीधे नदी के किनारे खत्म होती थी। मेजर समर, दुश्मन के पास ब्लैक बॉक्स है, उसमें हमारी नई मिसाइल डिफेंस प्रणाली की रही थी। उनमें बैठा था देश का सबसे बड़ा वांछित अपराधी और हथियारों का सौदागर, कोड नेम कोबरा। वह कोई विदेशी। जैसे ही गाड़ियां नदी के पास पहुंची, आसमान से एक सफेद रोशनी सर्च लाइट ने उन्हें नहला दिया। अपनी गाड़ियां रोक दो, चिंगारियां पैदा कर रही थी। मीरा, स्नाइपर पोजीशन लो, कैप्टन ने आदेश दिया। कैप्टन मीरा ने तुरंत चॉपर के दरवाजे पर अपनी ड्राइव केस को सीने से लगाकर नाव की तरफ दौड़ा। मीरा ने ट्रिगर दबाया। गोली कोबरा के पैर के ठीक बगल में मिट्टी उड़ाती हुई निकल गई। यह हेलीकॉप्टर से नीचे कूदे हुए हवा में ही गोलियां बरसा रहे थे। जमीन पर उतरते ही उन्होंने टैक्टिकल कवर लिया। कोबरा के गुर्गे एक बजाते हुए एसएसपी सूर्यवंशी की पुलिस फोर्स भी पहुंच गई। मेजर समर ने अपनी राइफल नीचे की और धीरे धीरे कोबरा की तरफ बढ़े। खेल खत्म हो तो ये मॉरिस ब्लूप्रिंट्स भी राख हो जाएंगे, मुझे जाने दो। एसएसपी सूर्यवंशी और कर्नल विक्रम भी वहां पहुंच चुके थे। कर्नल ने शांत स्वर में कहा, तुम भाग। गोली किसी स्नाइपर की नहीं थी। वो गोली एसएसपी सूर्यवंशी ने चलाई थी, जो सीधे कोबरा के दाहिने कंधे को चीर गई। डेटोनेटर उसके हाथ से छूटा। दूसरा घूंसा इस मिट्टी के नाम। सुबह की पहली किरण राजस्थान की पहाड़ियों के पीछे से झांक रही थी। चेक पोस्ट, उनके कंधों से सितारे नोच लिए गए थे। वे अब सिर्फ अपराधी थे। एसएसपी सूर्यवंशी ने कर्नल विक्रम को एक कड़क सल्यूट किया। सर, पुलिस महकमे में छिपी इन काली भेड़ों को निकालने थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में जीत की चमक थी। एसएसपी साहब, वर्दी का रंग चाहे खाकी हो या जैतूनी खून, सबका एक ही रंग का होना चाहिए, तिरंगे की। राजस्थान का वो आतंक अब एक मिसाल बन चुका था कि जब तक वतन के रखवाले जाग रहे हैं, कोई भी गद्दार सीमा लांघ केवल मनोरंजन करना है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या समुदाय से कोई संबंध नहीं है। और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो वह मात्र एक संयोग होगा। इस कहानी में दिखाए गए सभी दृश्य और